चलिए एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जहां राजा का कहा ही कानून होता था, जहां किसी की भी किस्मत उसके जन्म से ही तय हो जाती थी। फ्रांसीसी क्रांति ने उसने उस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया। तो चलिए हम सब मिलकर उस कहानी की तह तक चलते हैं, जिसने हमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नारे दिए। तो बात है 14 जुलाई 1789 की। पेरिस की सुबह और हवा में थी बारूद की गंध। हजारों की गुस्साई भीड़ सड़कों पर थी और उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बास्तील। अब ये बास्तील सिर्फ पत्थर और गारे का किला नहीं था, नहीं, ये तो शाही दमन और अत्याचार का एक जीता जागता प्रतीक था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब एक पूरी की पूरी कौम अपने ही राजा के खिलाफ कैसे उठ खड़ी हुई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा, उस असंतोष की आग की जड़ों तक जहां से इस क्रांति की चिंगारी भड़की थी। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, ये कोई अचानक आई बाढ़ नहीं थी, बल्कि ये तो दशकों से रीस रहे असंतोष का एक बांध था जो आखिरकार टूट गया। तो चलिए क्रांति से पहले के उस फ्रांसीसी समाज की दरारों को जरा करीब से देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1774 से। महज 20 साल की उम्र में लुई 16वें ने सिंहासन संभाला। अब देखिए, उन्हें सोने का ताज तो मिला, पर साथ में विरासत में मिला एक बिल्कुल खाली खजाना। सालों से चले आ रहे युद्ध और तो और दूर अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई में मदद करने की भारी कीमत ने फ्रांस को दिवालियापन के कगार पर लाके खड़ा कर दिया था। जरा सोचिए, पहले से ही 2 अरब लिब्रे का भारी भरकम कर्ज था और उसके ऊपर 10 अरब लिब्रे का और बोझ चढ़ गया। हाँ, लिब्रे, जो उस वक्त की फ्रांसीसी करेंसी हुआ करती थी। अब ये एक ऐसा भयानक वित्तीय तूफान था जिससे बचने के लिए सरकार को सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था, और वो था जनता पर टैक्स का बोझ और बढ़ाना। अब देखिए, उस वक्त का फ्रांसीसी समाज एक बड़े ही अजीब पिरामिड जैसा था। ये 3 हिस्सों या कहें एस्टेट्स में बटा था। सबसे ऊपर पादरी वर्ग यानी फर्स्ट एस्टेट, उनके ठीक नीचे कुलीन वर्ग मतलब सेकेंड एस्टेट। इन दोनों को हर तरह के मजे थे, हर तरह के विशेषाधिकार, और सबसे बड़ा विशेषाधिकार, कोई टैक्स नहीं देना। और इस पूरे पिरामिड का बोझ वो उठा रही थी 90% आबादी यानी थर्ड एस्टेट। और ये कार्टून उस दौर की कड़वी सच्चाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। इसमें कुलीन वर्ग को एक मकड़ी की तरह दिखाया गया है और आम किसान को एक मक्खी की तरह, एक ऐसी मक्खी जो टैक्स के जाल में फंसकर अपना खून चुसवा रही है। टाइल, ऐसे न जाने कितने ही टैक्स थे जो उनकी कमर तोड़ रहे थे। और जब लोगों पर पहले से ही इतना ज्यादा बोझ था, तब एक और मुसीबत आ पड़ी। इसे नाम दिया गया जीविका संकट। और यह सिर्फ कोई किताबी शब्द नहीं था, नहीं, ये तो लाखों लोगों के लिए भूखे पेट सोने की एक भयानक हकीकत थी। ये एक ऐसा जानलेवा चक्र था जिससे निकलना नामुमकिन लग रहा था। एक तरफ आबादी बढ़ती जा रही थी, 2.3 करोड़ से 2.8 करोड़ हो गई। दूसरी तरफ फसलें बर्बाद हो रही थीं। तो नतीजा क्या हुआ? पावरोटी, जो गरीबों का पेट भरने का एकमात्र जरिया थी, उसकी कीमतें आसमान छूने लगी। और बहुत जल्द भूख से तड़पते लोगों की ये निराशा एक बहुत ही खतरनाक गुस्से में बदलने वाली थी। तो एक तरफ तो था खाली पेट और भारी टैक्स का बोझ, लेकिन साथ ही साथ लोगों के दिमाग में कुछ नए और क्रांतिकारी विचार भी पनप रहे थे। और ये कोई मामूली विचार नहीं थे, ये वो विचार थे जो सदियों पुरानी व्यवस्था की नींव हिलाने का दम रखते थे। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन जैसे दार्शनिकों की कलम से निकले शब्द सही मायनों में तलवार से भी ज्यादा तेज साबित हुए। इन्होंने लोगों को एक ऐसे समाज का सपना दिखाया जहां राजा भगवान का प्रतिनिधि नहीं बल्कि जनता का सेवक होता है। एक ऐसी दुनिया जहां अधिकार जन्म से नहीं बल्कि सिर्फ इंसान होने के नाते मिलते हैं। और देखिए, जब विचार और निराशा एक साथ मिल जाते हैं तो जन्म होता है क्रांति का। और फ्रांस में अब मंच बिल्कुल तैयार था उन राजनीतिक घटनाओं के लिए जो राजशाही के अंत की शुरुआत करने वाली थीं। 1789 वाकई एक तूफानी साल था। सोचिए, जो बैठक सिर्फ नए टैक्स पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी, वो देखते ही देखते राजशाही और जनता के बीच टकराव का अखाड़ा बन गई। और अब कुछ ही महीनों के अंदर फ्रांस की सदियों पुरानी सत्ता की पूरी इमारत ताश के पत्तों की तरह ढहने वाली थी। टकराव की सबसे बड़ी वजह थी वोटिंग का तरीका। देखिए, पुराने नियम के हिसाब से हर एस्टेट का सिर्फ एक वोट था। मतलब पहले 2 एस्टेट हमेशा मिलकर तीसरे को हरा देते थे। तब तीसरे एस्टेट ने क्रांतिकारी मांग रखी, 1 सदस्य 1 वोट। और जब राजा ने इससे साफ इनकार कर दिया तो यह सिर्फ एक प्रस्ताव का अंत नहीं था, ये एक पूरे युग का अंत था।
और फिर आई 20 जून की तारीख, जिस दिन इतिहास रचा गया। जब राजा ने उन्हें मुख्य हॉल से बाहर निकाल दिया तो तीसरे एस्टेट के ये सारे प्रतिनिधि पास के एक इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हो गए और वहां उन्होंने खुद को देश की नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते वो वहां से नहीं हटेंगे। ये सिर्फ एक शपथ नहीं थी, ये तो राजशाही को दी गई एक खुली चुनौती थी। और उनके इसी एक साहसी कदम ने एक नए फ्रांस की नींव रखी, एक ऐसा फ्रांस जो किसी राजा की मनमर्जी पर नहीं बल्कि अपने नागरिकों के अधिकारों पर खड़ा होने वाला था। इस क्रांति ने सिर्फ बास्तिल की दीवारें ही नहीं तोड़ी, इसने सदियों पुराने विचारों को भी तोड़ा। और इसका सबसे बड़ा सबूत था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, एक ऐसा दस्तावेज जो सरकार और नागरिकों के बीच के रिश्ते को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इस घोषणा पत्र ने साफ साफ कहा कि कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कोई राजा या सरकार हमें देती नहीं है, वो तो हर इंसान को जन्म से मिलते हैं, जैसे जीवन का अधिकार, अपनी बात कहने की आज़ादी और कानून के सामने बराबरी का हक। ये नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार थे, मतलब ऐसे अधिकार जिन्हें कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। अब जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे उन तक ये विचार कैसे पहुंचाए जाएं? तो क्रांति ने अपनी एक अलग भाषा बनाई, प्रतीकों की भाषा, जैसे टूटी हुई जंजीर, ये गुलामी के अंत का ऐलान थी, और लाल फ्राइजियन टोपी यह हर आज़ाद नागरिक की पहचान बन गई। और फिर 1791 में वो हुआ जो कुछ साल पहले तक असंभव लगता था। नेशनल असेंबली ने एक संविधान तैयार किया जिसने राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया। अब सम्राट भी कानून के दायरे में था। फ्रांस अब एक एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं रहा, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, यानी सत्ता राजा के हाथ से निकलकर जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास आ गई थी। तो एक नया संविधान आ गया, सामंतवाद खत्म हो गया, फ्रांस ने राजशाही की जंजीरें तो तोड़ दी थी। लेकिन क्या क्रांति का सफर यहीं खत्म हो गया था, या फिर ये तो आने वाले एक बड़े तूफान की सिर्फ शुरुआत थी? खैर, इतिहास गवाह है कि ये जीत एक नए और शायद कहीं ज्यादा खूनी अध्याय की सिर्फ एक प्रस्तावना थी।